हेलो माय डियर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रगण के लिए मैं रवि हिंदी सत्र में यूनिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सब सारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पूर्व के सालों में जो सवाल पूछे गए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में उनकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जो प्रश्न मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वह बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के 13/9/2025 का सवाल है। 13 तारीख 9वें महीना 2025 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हीं सवालों की चर्चा होगी। इसमें देखिए उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, ये प्रश्न है। आइए देखिए, ये प्रश्न यहां छोटा दिख रहा होगा, इसी को जूम करके और बड़े बड़े प्रश्न को हम लोग देखेंगे ताकि पढ़ने में और काम करने में हम लोग को आसान हो जाए। तो आइए 1 नंबर का प्रश्न, उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है। माय डियर, उपमेय और उपमान, उपमान जिसकी तुलना हो रही है और उपमेय जिससे तुलना की जा रही है, तो जब उपमान और उपमेय की तुलना इतनी समानता हो, जो अभेद हो, दोनों के बीच में कोई अंतर ही न हो, एक दूसरे पे आरोपित हो जाए कि ये जो है यही है, ठीक है, तो वैसा भाव लेकर के जब कोई कविता की लाइन, कोई काव्य की लाइन, कोई काव्य की पंक्ति आती है तो वहां पे रूपक अलंकार का भाव होता है। तो देखिए यहां जो आपका जवाब जाएगा, यहां जो आपका ऑप्शन जाएगा, ये क्या होगा, रूपक अलंकार। जब उपमेय तथा उपमान को एक ही मान लिया जाए, जैसे चरण कमल, चरण कमल मतलब चरण को हम क्या मान रहे हैं, कमल मान रहे हैं। चरण जो है, पैर जो है क्या है, कमल है। गुरु चरण कमल मतलब गुरु का जो चरण है उसको हम क्या माने, कमल है। अब चरण और कमल में कोई अंतर नहीं रहा, है ना। जीवन पतंग, क्या चीज, जीवन पतंग, जीवन को किसके समान हम मान रहे हैं, पतंग के समान, है ना। मतलब जीवन जो है वही पतंग है, पतंग जो है वो जीवन के जैसा है, जीवन है, मतलब दोनों के बीच में कोई अब भेद नहीं रहा। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे योजक चिन्हों का प्रयोग करके जब काव्य की पंक्तियों में जब एक भाव उत्पन्न किया जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जब एक शब्द का प्रयोग हो किसी पंक्ति में और उस शब्द का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ निकल जाए तब श्लेष अलंकार होता है। यहां पे श्लेष नहीं होगा माय डियर, प्रश्न कुछ अलग है। उपमा, जब सा, से, सी या सम से दो चीजों के बीच में समानता दिखाया जाए, तुलना किया जाए तो उपमा होता है। और जब कोई वाक्य में, किसी काव्य की पंक्तियों में व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, तब अनुप्रास अलंकार होता है। यहां कह रहा है उपमेय तथा उपमान को जब एक ही मान लिया जाए, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं हो, तब रूपक अलंकार होता है माय डियर। प्रथम प्रश्न का जवाब आपका डी होगा। जिसके हृदय में दया नहीं हो, ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके हृदय में दया नहीं हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, निर्दयी। कृतज्ञ, जो किसी के किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ बोलते हैं। जो ईश्वर में, भक्ति में आस्था नहीं रखता हो उसको नास्तिक बोलते हैं। निर्मम, जिसके मन में कोई दया भाव नहीं हो उसको बोलते हैं निर्मम। आगे आ जाइए। बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका अभिप्राय यही है कि आपके समक्ष या आपके पड़ोस में या आपके पास कोई वस्तु है लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हैं, आपके जेहन में वो नहीं है, या आप जो है से अभी क्या है, अब्सेंस ऑफ माइंड है, दिमाग में वो चीज नहीं है। तो यहां पे कह रहा है कि नगर में छोरा का गुम हो जाना नहीं, नगर में शोर मचाना नहीं माय डियर, नगर में घूमना नहीं, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना, मतलब उसकी ध्यान नहीं होना, वो दिमाग में न रह पाना। तो यहां पे जवाब आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का। चौथा प्रश्न जो है माय डियर वह कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि जो होते हैं, जब दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और दो शब्दों चाहे दो पदों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है
उसे समस्त पद या समासिक पद या समास कहते हैं। वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है संधि, और पदों के मेल से, शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है तो समास। तो ध्यान दीजिए, संधि की बात यहां हो रही। तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो आइए, यहां केवल संधि की बात हो रही है, तो 3 आपका सही जवाब होगा 4 का। शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ क्या कहलाएंगे? तो व्यंजक या व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग का भाव होता है। क्या होता है? व्यंग का भाव होता है। तो यदि कोई काव्य की पंक्ति में या किसी वाक्य में व्यंजक शब्द अप्लाइड हैं, उससे व्यंग का भाव उत्पन्न होता है, व्यंग निकलेगा। व्यंग या जिसको बोलते हैं हंसी मजाक, व्यंग। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो देखिए, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। अब है कि यहां महाकाव्य क्यों हो गया भाई? देखिए, कामायनी में 15 मतलब 15 सर्ग है, मतलब 15 छोटे छोटे खंड है जिसपे कामायनी लिखा हुआ है। जब किसी नायक या नायिका के पूरे जीवन वृतांत की चर्चा किसी ग्रंथ में होती है, किसी लेखनी में होती है, तब उसको महाकाव्य कहते हैं। तो कामायनी उसी प्रकार का ग्रंथ है, तो इसको महाकाव्य कहेंगे। खंड काव्य, जब किसी नायक नायिका के पूरे जीवन काल के किसी एक खंड का, किसी खास समय का चर्चा परिचर्चा हो, तो उसको खंड काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य उसको कहते हैं माय डियर, जो किसी विचार या भाव के आधार पर कोई लेखनी लिखी गई हो, तो उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। तो इसलिए भी नहीं होगा। चंपू काव्य, चंपू काव्य तब होता है जब कोई लेखनी, कोई रचना हो रही है जिसमें गद्य और पद, गद्य शैली और पद शैली दोनों अप्लाइड हो, तब उसको चंपू काव्य, मतलब कविता के रूप में और कहानी के रूप में, दोनों रूप में जब किसी चीजों के बारे में लिखा गया हो, लेखनी की गई है, तब उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो कामायनी जो है माय डियर, एक नायक नायिका का पूर्ण विवरण है उसके जीवन वृतांत का। तो ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। दिए गए प्रश्न में रेखांकित पद का पदबंध भेद बताइए। अक्लमंदी दिखाते हुए आपने ये क्या है? सर्वनाम है। बालक को गिरने से बचा लिया। बालक को गिरने से कौन बचा लिया? आपने, आप। तो यहां इस पदबंध के मूल में क्या है? आप है, सर्वनाम है। तो ऐसे पदों के समूह जिसके मूल में सर्वनाम हो, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। मूल में क्रिया रहता तो क्रिया पदबंध, संज्ञा हो तो संज्ञा पदबंध, विशेषण हो तो विशेषण पदबंध। आगे देखते हैं। भर लाऊं सीपी में सागर। सीपी एक छोटा सा समुद्र में या जलीय एक जीव है जो छोटा सा होता है। अब कह रहा है कि भर लाऊं सीपी में सागर। एक छोटा सा सीपी जो होता है, जलीय जीव का ऊपर का जो है बाह्य आवरण होता है, उसमें पूरे सागर को भर पाना लौकिक या व्यवहार जगत में संभव नहीं है। तो यहां पे क्या है? सीधे क्या है? ऑपोजिट है, सीधे कंट्राडिक्शन है, विरोध है। एक छोटी चीज में उतनी बड़ी सागर को भर पाना संभव नहीं है। तो यहां पे क्या है माय डियर? विरोधाभास है। यमक, जब एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार करके जितने बार प्रयोग हो अलग अलग अर्थ आ जाए तो यमक। रूपक, जब पहले ही सब आपका जो पहला जो प्रश्न था ये रूपक से संबंधित था। जब उपमान और उपमेय को ऐसे आरोपित किया जाए कि दोनों के बीच में कोई अंतर न रहे, कोई भेद न रहे, तो रूपक। श्लेष, जब किसी एक शब्द का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग भाव निकल जाए तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यहां कह रहा है कि भर लाऊं सीपी में सागर, मतलब शब्दों का ऐसा जो है से यहां पे कंट्राडिक्शन दिखाया जा रहा है। दो शब्द है, दोनों के बीच में इतना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, उल्टा हैं। तो ऐसे भाव, ऐसी अलंकरण को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसको भाववाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता का हो कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहां जवाब आपका क्या होगा?
9 का बी नंबर जवाब चला जाएगा। आगे कह रहा है कि जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? जीवन को पतंग कहा गया है, जीवन को पतंग के रूप में आरोपित कर दिया गया। अब जीवन जो है वो क्या है? पतंग है। जीवन तरु, जीवन जो है एक वृक्ष के समान है, तो जीवन तरु, जीवन पतंग, चरण कमल, चरण को कमल कह दिया जाए एकदम डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तौर पे जब समानता दिखा दिया जाए, जिसके बीच में कोई भेद, कोई अंतर न रहे, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। उपमा, जब दो चीजों के बीच में ऐसी तुलना किया जाए, समानता का तुलना सा, सी, सम के द्वारा किया जाए, तो उपमा अलंकार अनुप्रास व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। मानवीकरण, जब किसी जड़ वस्तु को चेतन के रूप में व्यक्त किया जाए, मानव के रूप में निर्जीव को जब व्यक्त किया जाए, हम उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आइए, कह रहा है कि व्यंजन वर्ण की लगातार आवृत्ति अलंकार में होती है तो क्या कहलाती है? अभी बताया हूं, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। दृष्टांत, रूपक, श्लेष पहले मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार। रोगी को दवा दी गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है? दवा दी गई मतलब दवा दिया गया, किसी के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? रोगी को। क्या दिया गया? दवा। तो दवा यहां क्या है माय डियर? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। रोगी क्या है? रोगी भी यहां कर्म है। कर्म के हिसाब से वाक्य का जो क्रिया है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। कर्ता यहां है ही नहीं, दवा कौन दिया ये क्लियर नहीं है। मतलब वाक्य का मूल में क्या है? कर्म है, और कर्म के हिसाब से क्रिया जो है से चेंज हो रही है, तो कर्म वाच्य का उदाहरण हो जाएगा। कर्ता के हिसाब से होता तो कर्तृवाच्य होता, भाव की प्रधानता होती तो भाववाच्य होती। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द यहां जो है माय डियर विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह जोड़ छल, विसर्ग लगा हुआ है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह जोड़ छल बराबर निश्चल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 वाक्य दिया हुआ है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये शुद्ध वाक्य, ये जवाब नहीं होगा। यह अशोभनीय वातावरण है, यह भी शुद्ध वाक्य, जवाब नहीं होगा। मेरी बहन कोटा से वापस आई है, यह भी वाक्य शुद्ध है, इसलिए जवाब नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य मांग रहा है जवाब में, तो जवाब हमारा सी नंबर होगा। ये वाक्य शुद्ध है। आप कहेंगे कि क्या शुद्ध है, क्या गलती है? तो उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया नहीं होगा, कान पक गए, पक गए होगा माय डियर, गया नहीं। यही गलत है ये वाक्य, इसीलिए ये शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को ही खोज रहा है, जवाब हो जाएगा सी नंबर, आंसर चला जाएगा। आगे जो प्रश्न कह रहा है 15वें नंबर पे कि लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है, पहले ही बता चुका हूं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति तब होती है माय डियर जब व्यंग का भाव हो, चाहे वाक्य में ऐसा शब्द प्रयुक्त हो जिसका अलग अलग जगहों पे, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ निकल जाए, तो वो व्यंजना हो जाए। जब विशेष अर्थ, कोई वाक्य में वैसा शब्द जो विशेष अर्थ प्रदान कर रहा हो, तो वो लक्षणा होता है। और सामान्य अर्थ हो गया तो वो अभिधा हो गया। तो शब्द के मुख्य अर्थ लेने में बाधा पड़े तो वो लक्षणा होगा। कि शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, कि अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य विशेष प्रयोजन हो, कि उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द के मुख्य अर्थ लेने में बाधा पड़े, हाँ, मुख्य अर्थ नहीं रहेगा, मुख्य अर्थ रहेगा तो अभिधा हो जाएगा। और यदि मुख्य अर्थ में यदि उस शब्द को देखिएगा और उससे बाधा हो तो मान के चलिए कि वो लक्षणा है, तो ये तो सही है। शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, माने मुख्य अर्थ तो है ही, लेकिन मुख्य अर्थ को छोड़ करके उसका एक विशेष अर्थ भी निकले तो वो लक्षणा होगा, यह भी सही है। और अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य प्रयोजन हो, मतलब शब्द हम लिख रहे हैं लेकिन वहां उस शब्द का सामान्य अर्थ नहीं होकर के कोई दूसरा अर्थ निकलेगा, कोई दूसरे अर्थ को निकालने के लिए वहां पे उस शब्द को अप्लाई किया गया है, तो वहां पे लक्षणा होगा। जैसे वह रोजी रोटी कमाने गया, तो माय डियर यहां रोटी कमाने गया, इसका मतलब रोटी कमाने, यहां रोटी जो शब्द है इसका भाव अलग है। रोटी कमाना का मतलब होता है आमदनी करना, कुछ रुपया पैसा कमाना, रोजी रोटी। तो शब्द यहां रोटी है लेकिन इसकी भाव अलग है, तो यहां पे अन्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए भी प्रयोग होता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है जब इन तीनों होता है, तीनों यहां पे सही है माय डियर।
तो जवाब आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आत्मविश्वास में समास कौन है? आत्मविश्वास जो समस्त पद है, समासिक शब्द है, ये कौन सा समास का उदाहरण है? तो देखिए, द्वंद्व और द्विगु समास नहीं होगा। द्वंद्व समास वैसा होता है जब दोनों दो पद होते हैं समासिक पद के, दोनों पदों के बीच में और या अथवा का भाव है, तब द्वंद्व समास होता है। प्रथम पद जब संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास होता है। प्रथम पद जब अव्यय हो जाए तो माय डियर अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यह आत्मविश्वास माने आत्म माने स्वयं के ऊपर विश्वास से, स्वयं पे विश्वास, स्वयं पर विश्वास, तो स्वयं और विश्वास दो पद है, दोनों के बीच में के ऊपर पर मतलब क्या है? कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो जब दोनों पदों के बीच में कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो तो वैसे समस्त पद समासिक पद को तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आपका तीसरा नंबर सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, बाकी तीन ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है माय डियर, गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो माय डियर ये जो है गारसा दत्तासी, ये जो है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। कौन से भाषा में लिखा था? फ्रांसीसी भाषा में लिखा था गारसा दत्तासी, क्योंकि ये फ्रांस का लेखक था, फ्रांस का व्यक्ति था, और यह जो है फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। परीक्षाएं समाप्त हुई एक वाक्य है, हम घूमने चले गए दूसरे वाक्य है, दोनों वाक्य और से जुड़ा हुआ है। तो ये जो वाक्य हैं कुल मिलाकर के यहां से यहां तक ये जो वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्या चीज? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनावट के दृष्टिकोण से, कंस्ट्रक्शन के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं, तो ये संयुक्त है। लेकिन जब इसी वाक्य को जब तब, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे, यद्यपि तथापि, इस प्रकार के संयोजक से, कंजंक्शन से, कनेक्टर से जोड़ करके इस वाक्य को जब हम लिख देंगे तब यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य इसको बनाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चल गए, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घूमने चल गए नहीं होगा, परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं के घूमने चले नहीं होगा, उपयुक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर। देखिए, जैसे वैसे से ये पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है, जैसे वैसे, जब तब, है ना, यद्यपि तथापि से जब जुड़ जाएगा वाक्य तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना रेखा चित्र की लेखिका कौन है? तो सोना जो रेखा चित्र है इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं, जिन्हें आधुनिक काल में हिंदी भाषा साहित्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है हिंदी भाषा साहित्य में। एक वर्ड है अंग्रेजी का माय डियर, देखिए यहां चार वर्ड है, हिंदी में लिखा हुआ है राजपत्र। राजपत्र का अंग्रेजी शब्द आपसे खोज रहा है। राजपत्र पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द बताइए। तो देखिए, ऑनोरेरियम का मतलब होता है माय डियर अवैतनिक। वैसा इंसान या वैसा कोई काम जिसमें कोई पेमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं अवैतनिक। इन LIEU होगा, लीव। इन लीव ऑफ का मतलब होता है माय डियर के बदले में। क्या चीज? के बदले में। देखिए, गैजेट, गैजेट का मतलब होता है राजपत्र, गजट जिसको हम लोग बोलते हैं गजट, तो गजट का मतलब होता है माय डियर राजपत्र। और मैनुअल का मतलब होता है माय डियर हस्तगत, मतलब हाथ के द्वारा चालित, हस्तचालित। मैनुअल कहते हैं कि ये मैनुअल काम है, मतलब हाथ से चालित काम है, ये मैनुअल मशीन है, हाथ से चलाने वाली मशीन है, तो हस्तगत या हस्तचालित। तो यहां राजपत्र का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? गजट। आगे आइए, 21 नंबर का जो प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, ये अनेक शब्द, इसका एक शब्द क्या होगा माय डियर? अजर। अजर जो कभी वृद्ध ना हो, बूढ़ा ना हो। शाश्वत जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हो, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी, सूर्य, चंद्रमा, है ना, पहाड़, ये शाश्वत हैं। उद्देश्य जो किसी प्रयोजन या किसी काम बस लगाया जाए या हो उसको उद्देश्य कहते हैं। अमर जो कभी ना मरे उसको अमर बोलते हैं।
तो यहां पूछ रहा है कि जो कभी बूढ़ा न हो उसको क्या कहते हैं? अजर। देखिए अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन होता है? दोहा भी छंद है और एक छंद होता है सोरठा। चौपाई भी छंद है, लेकिन एक छंद होता है सोरठा। दोहा चौपाई सब एक रंग का होता है, एक तरीके से सबको पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन सोरठा जो होता है उसको सेकेंड फेज से पढ़ा जाता है, ठीक है। तब वो जो है आपका दोहा के हिसाब से आ जाएगा, दोहा के अनुसार हो जाएगा। तो उल्टा छंद, दोहा का उल्टा छंद जो है माय डियर सोरठा होता है। रोला नहीं होगा, चौपाई नहीं होगा, बरबय नहीं होगा। रोला जो होता है माय डियर ये 15 मात्रा का होता है। रोला कितना होता है? 15 मात्रा का होता है। दोहा, दोहा जो होते हैं, देखिए दोहा जो होते हैं इसके प्रथम में 11 और दूसरे में 13 मात्रा होते हैं, लेकिन सोरठा में सीधे उल्टा होता है, प्रथम में 13 और दूसरा में 11 मात्रा होता है, ठीक है। इसलिए देखिए यहां 11-13 है दोहा में, और सोरठा में 13-11 है, सीधे उल्टा है, इसलिए दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है लेखनी के आधार पर, शिल्पगत आधार पर। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से कौन सी ऐसी चीज है जिससे लेखनी का, लेखन का, काव्य की सौंदर्य शोभा बढ़ती है? तो वह है माय डियर अलंकार। अलंकार का काम ही है लेखक के द्वारा जो कोई लेखनी हो रही है उसकी भाव को, उसकी शोभा को, उसकी कीर्ति को, उसकी आभा को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं अलंकार। विशेषण, समास और अव्यय नहीं होगा। सेकेंड लास्ट जो प्रश्न है, शताब्दी शब्द किस चीज का उदाहरण है? तो शताब्दी समस्त पद है, समासिक शब्द है। कैसा समास है? दिगु का नहीं। दिगु समास तब होता है जब प्रथम पद जो है संख्यावाची हो। कर्मधारय जब विशेषण और विशेष से हो, तो यहां शताब्दी में विशेषण और विशेष नहीं है तो कर्मधारय नहीं होगा। द्वंद्व समास जब दोनों पद के बीच में और अथवा या का भाव हो तो ये नहीं होगा। तत्पुरुष समास जब दोनों पदों के बीच में कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो तो तत्पुरुष समास होता है, यह भी नहीं होगा। तो शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। तो पहला जो पद है क्या है माय डियर? सत। 100 संख्यावाची है, तो जैसी संख्यावाची हो गया तो कौन सा पद होगा? द्विगु हो गया, द्विगु समस्त पद हो जाएगा। आइए लास्ट प्रश्न है इस 13/9/2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, डीएलएड की परीक्षा में जो हुई है उसका अंतिम प्रश्न है, नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग के चित्रण में किस रस का समावेश होता है? तो पिता पुत्र, मां बेटा, है ना, मां बेटी का जो आपसी प्रेम, लाड़ दुलार, प्यार का जो भाव होता है वह वात्सल्य रस होता है। लेकिन पति पत्नी, नायक नायिका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच जो प्रेम, स्नेह, लाड़ प्यार की जो भाव होती है वह श्रृंगार रस के अंतर्गत होता है, श्रृंगार रस। वात्सल्य रस बता दिए हैं मां पुत्र के बीच। विभत्स रस यहां नहीं होगा। विभत्स रस बिल्कुल जो जुगुप्सा से जुड़ा हुआ है, घृणा द्वेष से जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आशा करते हैं प्रश्न आप लोगों को और प्रश्न की जो डिस्कशन है वो स्पष्टता समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर राय देंगे, विचार देंगे, क्या समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है। यूनिक टेस्ट पास यदि आप लेना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी करने के लिए टेस्ट की व्यवस्थाएं हैं। बीएसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, पारामेडिकल, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, डीएलएड, बीएड। तो इसकी यदि प्रीवियस ईयर की टेस्ट पेपर आप देना चाहते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, तो आप यूनिक टेस्ट पास लेकर के और आप टेस्ट से होकर के गुजर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है सो प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा और टेस्ट पास को वहां से लेकर के आप विभिन्न प्रकार के टेस्ट से होकर के गुजर सकते हैं। यदि उन तमाम प्रकार के कार्यकलापों में यदि कोई आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप 8434897582 के नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको तमाम प्रश्नों की जो समस्याओं का समाधान मैं कर रहा था वो समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थियों को, जुड़े हुए इस प्लेटफॉर्म से के सारे साथियों को
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।